हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं विधि के शासन पर, अर्थात कानून के राज पर, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रूल ऑफ लॉ कहते हैं। आज भारत में कानून का राज है कि नहीं? आज भारत में कानून ही राजा है या राजा ही कानून है? आज न्याय तक और कानून के न्यायालयों तक आम आदमी की, आम जनता की एक्सेसिबिलिटी क्या है, कि पहुंच क्या है? इन तमाम संवेदनशील मामलों में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि कानून का राज अर्थात विधि का शासन एक लगातार विकसित होने वाली गतिशील अवधारणा है, जो समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलती रही है। इसका हजारों सालों का लंबा इतिहास है। अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने भी किसी भी शासन के लिए कानून को सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित करते हुए मनमानेपन की सत्ता को रोकने में इसकी भूमिका पर अविस्मरणीय बल दिया था। रोम के गणराज्य में भी अगर हम लोग देखते हैं तो द 12 टेबल नाम के कोडिफिकेटेड लॉ में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जहां पर मनमानेपन की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया था। 1215 के आसपास हम लोग इंग्लैंड में एक घोषणा पत्र देखते हैं जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा में भी नागरिकों के अधिकारों को राजा की सर्वोच्चता के ऊपर स्थापित किया गया और निश्चित तौर पर नागरिकों के उस घोषणा पत्र ने राजा की सर्वोच्च शक्ति को सीमित कर दिया और उसके ऊपर नागरिकों के अधिकारों को स्थापित किया। यहां से आगे चलते हैं तो हम लोग मॉन्टेस्क्यू के संदर्भ में पढ़ते हैं कि पूरे विश्व में मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के द्वारा भी कानून की सर्वोच्चता या कानून के शासन को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में इंग्लैंड के एवी साहब ने, प्रोफेसर एवी साहब ने भी अपने रूल्स ऑफ लॉ के अंतर्गत 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। एवी के अनुसार सबसे पहला जो एलिमेंट है, उसके अनुसार अगर हम लोग पहला एलिमेंट देखते हैं रूल ऑफ लॉ का या कानून के राज का, तो वो है शक्तियों के मनमानेपन पर रोक, एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्ररी पावर्स। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को केवल किसी विधि के उल्लंघन पर या किसी कानून के उल्लंघन पर ही दंडित किया जा सकता है। इससे अन्यत्र किसी और आधार पर उसको दंडित नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ का जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कानून के समक्ष समता, जिसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति कानून के अधीन है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी भी देश के सारे नागरिक उस देश के सामान्य न्यायालयों के अधीन होते हैं। और एवी साहब का जो तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो था प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, अर्थात वैयक्तिक अधिकारों को प्राथमिकता। इस कानून के हिसाब से या उनके इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों के अधिकारों के आधार पर ही संविधान निर्मित होता है या संविधान उद्भूत होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान नागरिकों के अधिकारों का परिणाम है, ना कि संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत है। भारत में एवी के दिए गए 3 सिद्धांतों में 2 एलिमेंट्स तो लागू किए गए, लेकिन तीसरा एलिमेंट जिसके अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, उसको ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि इसे लागू करना सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये पता नहीं कौन सी मना स्थिति में इस निर्णय को लिया होगा या उस समय उनके सामने क्या परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन अगर मेरी निजी अवधारणा के अनुसार बात पूछी जाए या मुझसे निजी तौर पर इसकी राय जानी जाए, तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि किसी भी देश के लिए नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों को प्राथमिकता देनी ही चाहिए, क्योंकि वही हमारी स्वतंत्रता का आधार है और वही हमारे गणतंत्र का भी आधार है। क्योंकि गणतंत्र के अधिकांश संविधानों में उस गणतंत्र के लोगों को ही संविधान की शक्ति का स्रोत माना गया है। जैसे भारत की उद्देशिका में भी लिखा जाता है कि हम भारत के लोग, यानी भारत में संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। लेकिन जब एवी के रूल ऑफ लॉ को भारत के संविधान निर्माताओं ने लागू किया, तो ना जाने किस मनोवेग में संविधान निर्माताओं ने एवी के तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत को ड्रॉप कर दिया। इसलिए मैं निजी तौर पर यह कहूंगा कि भारत में कानून का शासन तो है,
लेकिन आंशिक रूप से पूर्णतः जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसे कानून का राज कहते हैं, भारत में पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ या कानून का राज या विधि का शासन आज भी स्थापित नहीं है। आज भी इस बात की राह देखता है कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। अधिकांश संभावनाएं हैं कि इसी कारण आज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में जो खींचतान मची हुई है, कहीं ना कहीं उसका कारण कानून के राज या विधि के शासन का आंशिक रूप से लागू किया जाना ही हो सकता है। और इस कानून के राज के आंशिक लागूकरण से भारत में बहुत सारी समस्याओं का जन्म हुआ है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें अभी भी जवाब प्राप्त करना शेष है। भारत में कानून का राज है या नहीं? भारत में कानून राजा है या राजा ही कानून है? गरीबों की आवाज कैसे सुनी जाए? महिला उत्पीड़न के लिए कानून में क्या व्यवस्था की गई है? सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कानून क्या करता है? बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून ने आज तक क्या प्रावधान किए हैं? देश के बुजुर्गों के लिए कानून ने किस तरह की मुकम्मल सुरक्षा बनाई है? या इस देश में विदेशी ताकतों के द्वारा सुरक्षा की भारतीय विधि में क्या व्यवस्था की गई है? नागरिक नियमों की बात हो, वैदेशिक आर्थिक सबलीकरण की बात हो, या इन मुद्दों के साथ विधि के शासन का जो पूरा स्वरूप है, उस स्वरूप में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात की कमी खलती है कि भारत में आज तक पूरी तरह से कानून के राज को स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है। भारत में निश्चित तौर पर जैसा तमाम कानूनों के सिलेक्शन में हुआ है, भारत में भारत के कानून को बनाने के लिए, भारत में भारत के संविधान को बनाने के लिए चयनवाद जैसे सिद्धांतों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। चयनवाद का मतलब यह है कि कानून भी अलग अलग देशों से लिए गए हैं और उन कानूनों में भी तोड़ मरोड़ की गई है, और कहीं पर तो एक सिद्धांत में कई देशों को भी इंटरमिंगल किया गया है, अंतर्गुंफित किया गया है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो हम लोग आज कानून की अवस्था देखते हैं, जो कानून का स्वरूप देखते हैं, वो कानून का स्वरूप निश्चित तौर पर भारतीयकरण है, रूल ऑफ लॉ का, और कानून के राज का भारतीयकरण या भारतीय संस्करण है। ये वो संस्करण कदापि नहीं है जिस रूप में इसे इसके सिद्धांत के प्रतिपादकों ने स्थापित करने की कोशिश की थी, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो एबिडाइसी साहब हो या मॉन्टेस्क्यू साहब हो। भारत में रूल ऑफ लॉ के लिए सबसे जरूरी लैंडमार्क है कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण, स्पष्टता होना चाहिए, और भारत में वैयक्तिक अधिकारों को प्राथमिकता के केंद्र में रखना चाहिए। भारत में जो भारतीय नागरिकों के अधिकार का स्रोत संविधान है, ऐसा न कह के भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों के द्वारा उद्भूत है, इस चीज को प्रस्तापित करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।